नमस्कार, हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बातचीत करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 74 और किस प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। आइए देखते हैं पहले सेक्शन क्या कहता है हमेशा की तरह, और फिर समझाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की मदद से इस सेक्शन की, इस आर्टिकल की, इस अनुच्छेद की इतनी महत्ता क्यों है। Article 74, Council of Ministers to aid and advise President. Article 74, subclause 1 reads, There shall be a Council of Ministers. तो पहली बात तो ये कि हमेशा सरकार में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगी। हमें पता है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो अलग अलग रैंक के होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कई बार उनके डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं, और फिर ऑफ कोर्स स्टेट लेवल मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर शब्द का जो मेंशन किया है संविधान में वो है आर्टिकल 74 में। क्या कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। हम जानते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट को लुक आफ्टर करेंगे, देखेंगे कि मानिएगा कि जैसे पावर डिपार्टमेंट के अलग मिनिस्टर होंगे, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग मिनिस्टर होंगे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्टर होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करेंगे, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। At the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. काफ़ी महत्वपूर्ण बात कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जब कभी कोई निर्णय करेंगे, हमने पूर्व में देखा, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स आपको समझाए, और ये भी समझाया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो एक तरह से एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, स्टेट ऑफ इंडिया के और सरकार के भी। तो सवाल ये उठा था, जब मैंने आपको पहले भी समझाया था, कि क्या प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं, और इसका जवाब था जी नहीं। वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही अपना निर्णय देंगे। Provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice. देखिए इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। सब क्लॉज 1 में शैल, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ भी करते हैं तो ही शैल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ड शैल से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलता है एक तरह से सिंबॉलिक पावर, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको मिलता है रियल पावर। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक और पावर है। वो क्या कि यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो मिनिस्टर्स उनको जो एडवाइस दे रहे हैं वो कह सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, इसको रिकंसिडर करिए। लेकिन जो शब्द उपयोग हुआ है प्रोविजो में आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 के, वो क्या है? जी हाँ, मे, मतलब डिस्क्रेशन है प्रेसिडेंट का। सो प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such रिकंसिडरेशन। तो मानिएगा कि कोई भी एडवाइस जो मिनिस्टर्स दे रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट को यदि लगता है कि शायद ये सही निर्णय नहीं है, तो प्रेसिडेंट एट बेस्ट ये कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बोले कि इसको रिकंसिडर करें। लेकिन प्रोविजो क्या कहता है कि रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार करने के बाद यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वापस आके प्रेसिडेंट को ये कहते हैं कि नहीं, हमें लगता है ये निर्णय सही है और इसी प्रकार से जो है कोई भी एक्शन ली जानी चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट को उसी एडवाइस के अनुरूप काम करना होगा। सब क्लॉज 2 says the question whether any and if so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into in any court. ये जो सब क्लॉज 2 है, इसके कारण भारत में अलग अलग कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लैंडमार्क केसेस आए। सवाल ये है कि क्या एडवाइस दी गई है मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लॉज 2 कहता है आर्टिकल 74 का कि उस पे कोई भी कोर्ट में सवाल नहीं
खड़ा किया जा सकता। क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता? क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया कि संविधान में एक क्लासिक डॉक्ट्रिन जो लगती है वो लगती है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार चलाने का काम मिनिस्टर्स का है, प्राइम मिनिस्टर का है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट उसी अनुरूप काम करेंगे। लेकिन क्या एडवाइस दी गई, ये सवाल किसी कोर्ट में नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर इसके बाद एक सवाल आया कि क्या जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स का ये अधिकार कि वो सरकार के काम में दखलंदाजी दें, क्या बिल्कुल बाहर है? क्या बिल्कुल कोर्ट्स जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं कर सकते? इस पर क्या जजमेंट्स आए, इसको आपको बताती हूं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट आर्टिकल 74 में आया, UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी, AIR 1971, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1002। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने UNR राव के जजमेंट में जो कहा वो एक प्रकार से इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके इस लैंडमार्क केस से, होल्डिंग से, जजमेंट से भारत कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप होने से, या जैसे हमने देखा हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं किस प्रकार से वहाँ पे प्रेसिडेंट्स ने आर्बिट्ररी पावर्स अपने आप के लिए रख लिए, तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जिसमें प्रेसिडेंट केवल एक सिंबॉलिक सरकार चलाते हैं, लेकिन रियल पावर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है जो उन्हें एडवाइस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि सवाल ये था कि जब कभी लोकसभा डिसॉल्व होती है, भंग होती है, तो क्या उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी माना जाएगा कि अपने आप अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, या फिर अगली लोकसभा आने तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, जब आप पहली बार ये बात सुनते हैं तो इसका क्या इंपोर्ट है, क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है, वो शायद समझ में ना आए। लेकिन एक पल के लिए इमेजिन करिए, जब कभी लोकसभा भंग होती है, यदि उसके साथ ये मान लिया जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लोकसभा के मेंबर्स हैं या नहीं है, लेकिन सरकार यदि लोकसभा में खत्म हो जाती है, लोकसभा में सरकार की मेजॉरिटी नहीं रह जाती, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उनके साथ यदि अपनी पोजीशन से हटे हुए माने जाएं, तो फिर सरकार किसके द्वारा चलाई जाएगी? जी हाँ, उस समय जब तक कि नई लोकसभा फिर से पुनर्गठित नहीं होती, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, री इलेक्शंस नहीं होते नई लोकसभा के लिए, तब सरकार केवल और केवल प्रेसिडेंट के नाम पर चलेगी। ऐसे में ये डर था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने आप में आर्बिट्ररी पावर्स ले सकते हैं, तानाशाह बन सकते हैं, और भारत जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बजाय एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकती है। और इस डर को हटाने के लिए, ऐसी गुंजाइश ना बने, ये बात इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी में कहा कि लोकसभा डिसॉल्व होने पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन में कंटिन्यू करेंगे। कब तक? जब तक कि एक नई लोकसभा नहीं बन जाती और उसके अनुसार एक नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो नहीं अपनी जगह पे अपॉइंट हो जाते। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चले जाते लोकसभा डिसॉल्व होने के साथ, तो प्रेसिडेंट के पास एड एंड एडवाइस करने के लिए कोई नहीं होता। एक दूसरा सवाल आर्टिकल 74 में संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ, वो ये कि ये जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को, क्या ये मैंडेटरी है या क्या ये डायरेक्टरी है? मतलब क्या किसी भी रूप में प्रेसिडेंट उस पोजीशन से एक कोई दूसरा विचार सामने रख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माने ही ना? तो इसका नेचर क्या है? और इस पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना बहुत मुश्किल है। उसकी हटाने की प्रक्रिया के लिए हमने वीडियो देखा था, किस प्रकार महाअभियोग चलाकर या इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स के तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा उन्हें ज़्यादा कुछ डर नहीं है। तो कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जा रही है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो उससे बाउंड रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि ये समझ में आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर्स की बात नहीं मान रहे हैं, तो एक काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है कि उनके ऊपर महाअभियोग या इम्पीचमेंट लाई जाए, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, जिनकी सरकार बनी है, यदि उनको लगता है कि प्रेसिडेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे इम्पीचमेंट प्रोसेस लाके दबाव बनाया जा सकता है। खैर, उसके लिए यह भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ने किसी ना किसी प्रकार से वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाअभियोग लाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए वो बात
प्रूव करना जरूरी है। लेकिन चूंकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन इतना बड़ा ग्राउंड है कि सरकार को जब कभी लगता है कि प्रेसिडेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे केस में कहीं ना कोई केस बनाकर उनके ऊपर इंपीचमेंट लाया जा सकता है। तो एड एंड एडवाइस जो है मिनिस्टर्स की, वो प्रेसिडेंट को बांधेगी, ये एक कन्वेंशन जरूर है। इसको सीधे सीधे कोर्ट में लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता कि मानिएगा कि होम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कुछ एड एंड एडवाइस किया और उन्होंने नहीं माना, तो क्या होम मिनिस्टर जो हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके ये कह सकते हैं कि महानुभव राष्ट्रपति जो हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो ऐसे में सरकार के पास ऑप्शन होगा कि बार बार यदि प्रेसिडेंट उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स को ट्रिगर किया जा सकता है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बात बताई थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में क्या बातचीत होती है, ये आम जनता को पता नहीं चलती। तो एक प्रेसिडेंट जिन्होंने इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करी, जी हां, वो थे KR नारायणन, क्योंकि उन्होंने शुरू किया एक नया प्रोसीजर, प्रेसिडेंट कम्युनिके, मतलब वो सारी चीजें लिख देना कि क्या वार्तालाप हो रहा है, ताकि लोगों को, आम जनता को, पब्लिक डोमेन में ये पता चल सके कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में क्या बातचीत हो रही है और किस बेसिस पर और क्यों, व्हाई द प्रेसिडेंट इज एक्टिंग द वे ही और शी इज। इस पे एक और दो जल्दी से और लैंडमार्क केसेस। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 423। इसमें कोर्ट्स ने पूछा कि क्या कोर्ट्स इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि जिस मटेरियल के बेसिस पे एडवाइस दी जा रही है, कोर्ट्स में यह सवाल तो नहीं खड़ा किया जा सकता कि क्या एडवाइस दी जा रही है, लेकिन जिस मटेरियल के बेसिस पे एडवाइस दी जा रही है, क्या कोर्ट्स उसको अपने पास मंगवा कर देख सकते हैं? तो देखिए, कोर्ट्स ने कहा जी हां, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि आर्टिकल 74 में जो बात कही गई है कि कोर्ट्स में ये सवाल नहीं उठ सकता कि क्या एडवाइस दी गई है, उसका एक इनडायरेक्ट तरीका कोर्ट्स ने निकाला कि हम एडवाइस क्या दी है ये नहीं पूछ सकते, लेकिन किस मटेरियल के बेसिस पे, मानिएगा कोई रिपोर्ट है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट है, जिसके बेसिस पे कोई एडवाइस दी जा रही है कि कोई पॉलिसी एक्शन करना है या नहीं करना है, कोर्ट्स उस मटेरियल को कंपेल कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोर्ट्स के सामने पेश करने के लिए। एक और आज के लिए काफी लैंडमार्क केस, काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल 74 में, शायद आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो इस केस को जरूर पढ़िए। केस था SR बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1918। देखिए, कोर्ट ने यह कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या एडवाइस मिनिस्टर्स दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन यह हमारा काम है चेक करना कि उस एड एंड एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट जो ऑर्डर पास कर रहे हैं वो उनकी लीगल वैलिडिटी हो, वो संविधान के अनुसार हो। तो आर्टिकल 74(2) ये जरूर कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो है उसको हटाया भी नहीं जा सकता। और इसलिए प्रेसिडेंट जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर कोई निर्णय लेते हैं और कोर्ट्स उस ऑर्डर की लीगल वैलिडिटी चेक करता है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी होगी कोर्ट्स के सामने जस्टिफाई करने की कि क्यों वो ऑर्डर वैलिड है। इसका एक उदाहरण देती हूं। मानिएगा कि सरकार ने सोचा कि हम कुछ रेफ्यूजीज के लिए जो है वो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। हम जानते हैं कि असम में डिटेंशन सेंटर को लेके काफी बड़ा एक पॉलिटिकल घमासान हो रहा है, उसका लीगल भी पक्ष जो है वो डिबेटेबल है, और सरकार कहती है कि ये बिल्कुल अच्छा निर्णय है, प्रेसिडेंट इस पे ऑर्डर दे देते हैं, और कुछ लोग कोर्ट्स पहुंचते हैं और कहते हैं कि डिटेंशन होम्स जो हैं ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का, हमारे जीने के अधिकार का वायलेशन है। तो कोर्ट देखेगा कि क्या ये डिटेंशन ऑर्डर, ये जो पॉलिसी सरकार लाई है, क्या ये संविधान के अनुसार है। अब जो भी मिनिस्टर्स कंसर्न है, मानिएगा इस केस में होम मिनिस्ट्री, वो ये नहीं कह सकते कि देखिए क्योंकि आप नहीं पूछ सकते कि हमने क्या प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर पास किया, तो हम कोर्ट्स के सामने जवाबदेही नहीं रखेंगे। कोर्ट्स ने कहा मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट्स के सामने कि क्यों वो ऑर्डर जो उन्होंने पास किया, भले ही चाहे उसे प्रेसिडेंट ने साइन किया हो, वो ऑर्डर लीगली वैलिड क्यों है। तो किसी भी ऑर्डर, पॉलिसी का लीगल बेसिस हो, इस बात पर जुडिशियल रिव्यू को आर्टिकल 74 के अंदर बाहर नहीं किया जा सकता,
और कोर्ट्स हमेशा ये सवाल तो कर ही सकते हैं कि इस ऑर्डर, इस पॉलिसी का लीगल बेसिस बताइए। देखिए, बोमाई के केस में जो है, एक पहला जो केस था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 वॉल्यूम 2 SEC पेज नंबर 1, इसमें कहीं ना कहीं रामेश्वर प्रसाद और बोमाई में एक ही तरीके की चीज की गई, लेकिन बोमाई ने एक जो पुराना केस था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1361 को ओवर रूल कर दिया। क्योंकि समय कम है, इन तीनों केसेस में क्या क्या हुआ वो तो नहीं बता सकती, लेकिन आप में से जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उन्हें ये तीनों केस पढ़ना चाहिए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोमाई और ऑफ कोर्स रामेश्वर प्रसाद। देखिए, कोर्ट्स में एक बात साफ हो गई बोमाई के केस के बाद, क्या कि किसी भी प्रकार से जो फैक्चुअल मटेरियल है उसको आउस्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट्स हमेशा फैक्ट्स, मटेरियल या एविडेंस को बुला सकते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में आर्टिकल 74 के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात, टेक्निकल बात, नुआंस लेकिन महत्वपूर्ण। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 123, उसको जल्दी से आपके सामने रखती हूं और फिर बताती हूं कि सेक्शन 123 का क्या कनेक्शन है संविधान के आर्टिकल 74 के साथ। सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रीड्स, एंड आई कोट, evidence as to affairs of state. No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of state. राज्य या राज्य के काम से संबंधित जो भी चीजें हैं, अनपब्लिश्ड हैं, जिन्हें पब्लिश नहीं किया गया है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनको कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि उस एविडेंस को किसी ना किसी तरीके से कोर्ट्स के सामने रखें, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। इसका एक्सेप्शन क्या है कि जिस डिपार्टमेंट से संबंधित वो जानकारी, सबूत या एविडेंस है, यदि उस डिपार्टमेंट के हेड परमिशन दे दें तो फिर उस चीज को सबूत के रूप में पेश की जा सकती है। Who shall give or withhold such permission as he thinks fit। मतलब हर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो अपने डिस्क्रेशन के अनुसार या तो परमिशन दे सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट से संबंधित, राज्य से संबंधित, सरकार से संबंधित जो भी चीजें अनपब्लिश्ड हैं उनको सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया जाए या ना किया जाए। तो सेक्शन 123 फिर भी अप्लाई करेगा। मानिएगा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग होती है और उसमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है और वो पब्लिश नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है, और कोई व्यक्ति कहता है कोर्ट के सामने कि इस मटेरियल को भी बुलाया जाना चाहिए, तो वहां पे सेक्शन 123 लगेगा। यदि डिपार्टमेंट के हेड परमिशन नहीं देते तो उस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन को कोर्ट्स के सामने नहीं लाया जा सकता। लेकिन सेक्शन 123 के अलावा यदि सेक्शन 123 को थोड़ा सा हम कहें कि साइड में रख दें तो आर्टिकल 74 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू को नहीं हटाया जा सकता। तो एक आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण, थोड़ा सा टेक्निकल, जाते जाते मेन बिंदुओं को समराइज कर देती हूं। आर्टिकल 74 पहली बार कहता है कि प्रेसिडेंट अपनी सारे कामों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से बंधे होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट रिकंसिडर करने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वापस वही एडवाइस दें तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एडवाइस दी, इस पे सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन किस मटेरियल के बेसिस पे की वो कोर्ट्स अपने सामने पेश करने के लिए बोल सकते हैं। और जैसे कि एक लैंडमार्क जजमेंट में हमने देखा कि जब संसद, लोकसभा भंग हो जाती है उसके बावजूद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि एक नई लोकसभा नहीं आ जाती, ताकि ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मनमर्जी से सारे फैसले ले सके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही उन्हें अपने सारे फैसले लेने हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई? आपके क्या सवाल हैं मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।